बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टडी करना है दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन ने मोशन को स्टडी करने के लिए 3 लॉज प्रेजेंट किए। उनमें से फर्स्ट लॉ हमने स्टडी करना है। फर्स्ट लॉ को स्टडी करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि MCQs के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि न्यूटन ने ये लॉज जो हैं ये 1687 में प्रेजेंट किए। ये डेट MCQs के तौर पर आ सकती है। नंबर 1, जिस बुक में ये लॉज उसने प्रेजेंट किए उस बुक का नाम प्रिंसिपिया था। ये आपकी बुक में मेंशन है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज लॉज आर एम्पिरिकल लॉज। ये 2-3 दफा ऑलरेडी ये MCQs आ चुका है कि दीज लॉज आर एम्पिरिकल लॉज। इनको एम्पिरिकल लॉज क्यों कहते हैं कि बड़े आसान सादा से ये लॉज हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। इस तरह ये लॉज भी बड़े सिंपल से लॉ हैं। एवरी पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड दीज लॉज, दैट्स व्हाई दीज लॉज आर नोन एज एम्पिरिकल लॉज। तो 3 लॉज हमने स्टडी करने हैं हमारे कोर्स में। जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसकी पहले स्टेटमेंट हम देखते हैं, फिर मजीद उसको डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट किसी स्टेट में पड़ा हुआ है, लेट से वो रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगा। और इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विल कंटिन्यू टू डू सो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, हत्ता कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर एक्ट करे और उसकी उस स्टेट को क्या कर दे, चेंज कर दे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में रहेगा, मोशन में ही रहेगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। स्टूडेंट्स, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, याद रखिएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। बाज दफा अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन इस सेंस में नहीं आता कि स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बल्कि ये इस सेंस में आता है स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ या थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं कहते। व्हाट इज इनर्शिया? पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज इनर्शिया? स्टूडेंट, इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच अपोजिस, जो अपोज करे, मुखालफत करे, रेजिस्ट करे एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी, कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो बॉडी में पैदा होने वाले किसी भी स्टेट में जो चेंज है उसको अपोज करे। स्टेट से क्या मुराद है? एक बॉडी की 2 स्टेट्स हो सकती हैं, या वो बॉडी रेस्ट में होगा या वो किस में होगा, मोशन में होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, अगर आप उसको रेस्ट से चेंज करना चाहें, मतलब रेस्ट से मोशन में लेकर आना चाहें, तो वो ऐसा करने को क्या करे, अपोज करे। इसी तरह अगर एक बॉडी मोशन में है, आप मोशन से उसको रेस्ट में लेकर आना चाहते हो, तो मोशन से रेस्ट पर भी आने को वो क्या करे, अपोज करे। अगर मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आने को अपोज करे, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में आने को अपोज करे। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। तो ये स्टेट से मुराद 2 स्टेट्स हो सकती हैं, या बॉडी रेस्ट में होगा या किस में होगा, मोशन में होगा। स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपकी बुक में उसने ग्रीन बॉक्स भी इसको किया हुआ है। मैस इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, इसका मतलब क्या है? लेमैन को, आम आदमी को समझाना हो
तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इट मीन्स मोर मैस मोर इनर्शिया। अगर एक बॉडी का ज्यादा मैस होगा, एक बॉडी मैसिव होगी, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। एक बॉडी का मैस कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी। अगर मैस की क्वांटिटी ज्यादा, इनर्शिया भी ज्यादा, मैस की क्वांटिटी कम, इनर्शिया भी कम। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये आपके पास एक मैसिव बॉडी है तो उसको मूव करवाना भी टफ है, और अगर वो मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करना भी टफ है। फर्ज कीजिए दो पत्थर आ रहे हैं, एक आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है, यहां से एक बड़ा पत्थर आ रहा है और एक छोटा पत्थर आ रहा है, दोनों साथ साथ आ रहे हैं। अब दोनों मूव करते हुए नीचे आ रहे हैं। अब दोनों में से आपने रोकना है, तो डेफिनेटली आप सब लोग मेरे से इस बात से एग्री करेंगे कि जो हैवी पत्थर होगा उसको रोकना मुश्किल होगा, जो छोटा पत्थर होगा उसको रोकना आसान। क्यों? क्योंकि हैवी जो ये स्टोन है उसका मैस ज्यादा है, जब मैस ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। जब इनर्शिया ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अगर आप उसकी स्टेट, जो कि इस वक्त वो किस स्टेट में है, मोशन में है, अगर आप उसको अपोज चेंज करना चाहेंगे तो वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। चूंकि अपोज ज्यादा करेगा, मैस ज्यादा है तो वो अपोज भी ज्यादा करेगा, मैस कम है तो वो अपोज भी कम करेगा। इसी तरह अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट है उसको रोकना आसान होगा और उसको मूव करवाना भी आसान होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से मूव करवाना भी आसान होगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन से स्टॉप करना भी आसान होगा। तो जितना मैस ज्यादा उतना इनर्शिया भी ज्यादा। फिर स्टूडेंट यहां पर एक टर्म यूज होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा सिस्टम, एनी सिस्टम, जिस सिस्टम को आप यूज करते हुए किसी भी इवेंट को मेजर कर सके उसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात को समझना जरा अच्छे तरीके से। कोई भी ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम को आप यूज करते हुए किसी भी होने वाले इवेंट को मेजर कर सके, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉर्मली हम कोई भी सिस्टम ले सकते हैं, लेकिन हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। क्यों सर? यही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसको डील करना कंपैरेटिवली क्या होता है? आसान होता है। तो किसी भी सिस्टम को ले लें, किसी भी इवेंट की आप पैमाइश कर लें, तो उसके लिए जो सिस्टम यूज किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल ये आपका क्लासरूम जो है ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। इसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपकी, तो आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से अगर आप उसका एक्सपेरिमेंट करोगे इस क्लास की मदद से, तो ये क्लास आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। इवन क्लास भी नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है फिजिक्स का। सपोज मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं फिजिक्स का, अगर कोई शख्स बाहर बैठा मेरे लेक्चर को ऑब्जर्व कर रहा है तो मेरा लेक्चर डिलीवर करना ये एक इवेंट है, और वो बाहर इवेंट को बैठा ऑब्जर्व कर रहा है, और जो लेक्चर है वो इस क्लास में हो रहा है, तो ये जो क्लास है ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां पर जो मेरा लेक्चर डिलीवर होना है ये इवेंट है, और इस क्लास के जरिए वो इस चीज को मेजर कर रहा है कि मैं लेक्चर अच्छा पढ़ा रहा हूं या नहीं अच्छा पढ़ा रहा। तो किसी भी होने वाले इवेंट की जो आप मेजरमेंट करते हो, इस मेजरमेंट के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कह सकते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो, इज वैलिड, इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप इस वर्ड के ऊपर गौर करें इनर्शियल, तो यहीं से आपको समझ आ जाएगी कि इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, अगर वो अप्लाई हो रहा है, तो फिर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की को अगर मैं एक बॉडी कंसीडर करूं जो कि डेफिनेटली एक बॉडी है, तो फिर इसकी दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। यहां ये किस हालत में होगा? रेस्ट में होगा, और अगर मूव कर रहा है तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो 2-3 दफा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ चुका है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट
और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो, अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। तीसरा ऑप्शन एक दफा यह भी आया था कि चाहे वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो तीनों तरीके से एमसीक्यूज आ जाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is at rest is known as inertial frame of reference. Frame of reference which is moving with uniform velocity is known as inertial frame of reference. Frame of reference which have zero acceleration is known as inertial frame of reference. तो ये बात भी आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आपकी बुक में लिखा भी हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जितने भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के ऊपर बनाते हो वो सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली, नॉट 100%, ऑल दीज आर अप्रोक्सीमेट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बनने वाले जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये अप्रोक्सीमेट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। हम अर्थ पर रहते हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो काम करना है वो डेफिनेटली अर्थ पे ही करना है। तो अर्थ पर बनने वाले जितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे वो अप्रोक्सीमेट तकरीबन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, 100% फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाई, इसको एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों है या इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। मैंने आपको एक सिंपल सा स्केच बना के दिया है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सन है और इस सन के अराउंड जो हमारी अर्थ है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। स्टूडेंट्स, हमें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि कोई भी बॉडी जब सर्कल में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि जब भी एक बॉडी सर्कल में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है। बॉडी जिस पॉइंट पर होगा वहां पर आप टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर अर्थ यहां पर है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर अर्थ इधर है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर अर्थ इधर है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी इट मींस वेलोसिटी भी चेंज होगी। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो तो वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है इस अर्थ में एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है। अब अगर एक अर्थ, हमारी अर्थ जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो उस पर जितने भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे उनमें भी क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। जबकि हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ये डेफिनेशन की है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, दैट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब है हमारी अर्थ में तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो ना हुई, लेकिन हमने ये देखा, आप इसको नेट से देख भी सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं कि हमारी अर्थ में जो अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव करती है इसकी वेलोसिटी तो है लेकिन उसमें जो चेंज आ रहा है बड़ा माइनर सा चेंज आ रहा है, लिहाजा एक्सेलरेशन एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी स्मॉल सी है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अप्रोक्सीमेट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसकी रीजन देनी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लॉ में हमें तीन तरह के इनर्शिया की खबर मिली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी नो अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया फ्रॉम दिस लॉ। गौर कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से आपने मोशन में लेकर आना है तो आपको इस पर क्या लगाना पड़ेगी, फोर्स। तो इसका मतलब है फोर्स क्यों लगा रहे हो, क्योंकि कोई एक ऐसी चीज है जो आपको ये करने से मना कर रही है और जो चीज इसको ये करने से मना कर रही है उसको क्या कहते हैं, इनर्शिया, और उसी के अगेंस्ट आपने क्या लगानी है, फोर्स लगानी है। इसी तरह जरा गौर कीजिए, आपने ये गौर किया कि मैंने यहां पर वर्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा है, मैंने यूनिफॉर्म स्पीड नहीं लिखा।
अब जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं मोशन को भी लेकर आ रहा हूं और मोशन के साथ साथ डायरेक्शन को भी लेकर जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन से आपने रेस्ट में लेकर आना है, तो आपने फिर भी आपको उस पर क्या लगाना पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगी। क्यों लगाना पड़ेगी? क्योंकि मोशन से रेस्ट में वो खुद ब खुद नहीं आएगा, बल्कि वो मोशन से रेस्ट में आना क्या करेगा, अपोज करेगा। उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया। इसी तरह अगर एक बॉडी स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मैंने उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो जिस पॉइंट पर मैंने उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, मुझे उस पर क्या लगाना पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगी। फोर्स लगाए बगैर आप किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। फोर्स क्यों लगाना पड़ेगी? क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज करना चाहोगे तो उसके डायरेक्शन के चेंज करने को भी क्या करेगी, अपोज करेगी। तो लिहाजा तीन तरह का इनर्शिया हुआ। वन इज नोन एज inertia of rest, second one is known as inertia of motion, and third one is known as inertia of direction. तो ये 3 पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको एक और बात याद होनी चाहिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is also very important from this point of view that this Newton's first law gives us the concept of force. जब हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल चूंकि हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये हमें फोर्स की डेफिनेशन या फोर्स का कॉन्सेप्ट देता है। यहां तक क्लियर है जी? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।